लास्ट राउंड, लास्ट सेशन ऑफ द डे, मैं इसमें मेरे साथ इसमें इसको को होस्ट करने के लिए मैंने आग्रह किया है आलोक जोशी साहब से। आलोक जोशी साहब इस पर्टिकुलर सेशन को आलोक जोशी साहब को होस्ट करेंगे। इस सेशन में बात है भाजपा की बढ़ती बेचैनी, 2024 में फतह करेगा विपक्ष। इसमें आलोक जोशी साहब, मैं यहां आपको अब बागडोर हैंड ओवर कर रहा हूं, एंड क्योंकि आप इस सेशन को आप अच्छे से करेंगे। अब मैं हूं पीछे, थोड़ा मैं भी सुस्ता लूं, सुबह से वो हूं, चाय पी लूं, और आई गिव इट द रेंज टू यू। मैं यहां से अब आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, एंड थैंक यू फॉर, जी मैंने आपसे आग्रह किया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आग्रह स्वीकार किया। जी धन्यवाद आनंद जी, और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस सत्र में। और जैसा अभी आनंद जी ने कहा, उन्होंने मुझे अचानक ये सौंपा सत्र, और मैं सबसे पहले चाहता हूं बातचीत शुरू हो उससे पहले अगर जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सामने आ जाएं, उनके चेहरे, तो दर्शकों को और मुझे दोनों को सुविधा होगी। प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और साथ में एनालिसिस करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म सेल की चेयरपर्सन हैं। और मेहमान इसमें अभी जुड़ेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन जो बात कही गई है कि 2024 के लिए क्या विपक्ष फतेह करेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीर चुनौती खड़ी हो रही है, क्या बीजेपी एक तरह से बैकफुट पे या नर्वस दिखाई पड़ रही है, ये प्रश्न है। और इन प्रश्नों पे हम एक एक करके जो मेहमान हैं इनके विचार लेंगे। एक कमी मुझे दिख रही थी, जब मैंने, आनंद जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ और शायद वक्ता भी कहेंगे, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं है, तो शायद ये लगे कि साहब एक पक्षीय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं हूँ, अभय जी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वो तर्क हैं बीजेपी खेमे के उनको हम सामने रखें, ताकि ये चर्चा उतनी एक पक्षीय न रह जाए जैसी लग रही है। हालांकि उसके बावजूद ये सवाल उठ सकता है और लोग कह सकते हैं कि आप बहुत एक पक्षीय बात करते हैं। तो अभय जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। जो प्रश्न उठाया गया है, कितना तैयार है विपक्ष, क्या 2024 में फतेह करेगा विपक्ष, और भाजपा में क्या बेचैनी बढ़ रही है, बीजेपी में बेचैनी बढ़ने के क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और जब सत्तारूढ़ पार्टी में बेचैनी बढ़ती है तो उसका अर्थ एक ही होता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। विपक्ष में कौन मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक आपकी बातचीत से शुरू हो, अभय जी। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार सुप्रिया जी। मैं तो मानता हूं कि 2024 के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले सबसे अच्छी तैयारी विपक्ष ने की है। 2014 में तो कांग्रेस सत्ता में थी, वो बचाव की लड़ाई लड़ रही थी और भाजपा विरोधी एकता का कोई नजारा नहीं था, भाजपा भी विपक्ष में ही थी उस वक्त देखा जाए तो। और 2019 में जो विपक्षी गैर भाजपा एकता की कोई खास कोशिश हुई नहीं थी, तो थोड़ी बहुत राज्यों के स्तर पर कोशिश हुई थी, वो भी बिखरी सी थी, तो विपक्षी एकता का इंडेक्स लगभग 0 था। इस बार सुव्यवस्थित सुचिंतित तरीके से विपक्षी एकता करने की कोशिश हो रही है। पटना की जो मीटिंग हुई, इसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे, और अब बंगलौर में मीटिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में ये विपक्षी एकता की ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है, और मुझे ये भी लगता है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष को पता है, कांग्रेस समेत विपक्ष को पता है कि उसे करना क्या है, उनके सामने लक्ष्य क्या है। हर पार्टी को पता है कि उसका अपना अपना कैचमेंट एरिया क्या है, उसका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो मुझे लगता है कि बंगलौर में वो लोग कुछ व्यवहारिक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी सुप्रिया जी इस मामले में ज्यादा अच्छा बता सकती हैं कि बंगलौर में क्या एजेंडा होगा और क्या चर्चा होगी। मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक विपक्षी एकता होनी चाहिए, इसमें किसी कोई संदेह नहीं है। विपक्षी एकता जब तक विधानसभा की राजनीति, लोकसभा की राजनीति से गुत्थम गुत्था रहेगी, थोड़ी विपक्षी एकता में दिक्कतें सामने आती रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को नजदीक आएगा और विधानसभा चुनाव जो समाप्त हो जाएंगे, तब फिर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मसलन आज विपक्षी एकता की मेज पर के चंद्रशेखर राव नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, वहां वो कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही वहां तेलंगाना का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, मुझे लगता है कोई भी परिणाम हो,
वो भी विपक्ष की एकता के मंच पे आ जाएंगे। तो विपक्षी एकता का भविष्य उज्जवल है। और इस दौरान लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्थिति संवारी है, मजबूत हुई है। कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले और 2014 के मुकाबले अपनी स्थिति में काफी बढ़ोतरी की है। मुझे संजय सिंह जी दिखाई पड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। और आम आदमी पार्टी ने भी अपना विस्तार किया है दिल्ली से पंजाब की तरफ। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्थिति सुधारी है। और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से विपक्षी एकता की संभावनाओं को लेकर चिंतित है। इसलिए वो अभी उसने महाराष्ट्र में जो किया या बिहार में वो जो टुकड़ों टुकड़ों में कर रही है, उसकी पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ जो विपक्षी एकता है वो किसी तरीके से बिखर जाए, विपक्षी पार्टियों की ताकत को तोड़ दे। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। राजनीतिक शक्तियों का संतुलन अपने फ्लक्स में है, वो बदलने के दौर में है और हम लोगों को उसके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी चाहिए। कोई बात। आप म्यूट हैं आलोक जी, म्यूट हैं आप। आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, संजय जी आपका स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी आम आदमी नमस्कार, पार्टी आपके दर्शकों को नमस्कार सांसद हैं और सुप्रिया जी पहले जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभय जी एक सवाल आपसे और कर लूं मैं, इससे पहले कि ये मैदान उन लोगों के पास जाए जिनका असली खेल चल रहा है। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले लोग हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में नर्वसनेस दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है? वहां चिंता बढ़ती हुई दिख रही है आपको? देखिए, चूंकि 2019 में तो विपक्षी एकता हो नहीं रही थी और 2014 में तो उसकी कोई संभावना ही नहीं थी। तो इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके मुकाबले बहुत सारी सीटों के ऊपर, शायद 250, 300 या उससे भी ज्यादा सीटों के ऊपर कोई विपक्षी उम्मीदवार अकेला खड़ा हो सकता है। तो इसको लेकर भाजपा निश्चित रूप से चिंतित है और इसीलिए उसकी पेशबंदी, उसने अभी से ही पेशबंदी करनी शुरू की है। अभी 9.5-10 महीने दूर हैं लोकसभा के चुनाव, लेकिन उसने काफी पेशबंदी महाराष्ट्र में जो वो कर रही है, बिहार में जो वो कर रही है, और वो मेरे ख्याल से इस वक्त उसका रणनीतिक आक्रमण का पहला चरण चल रहा है। इसके बाद वो उन प्रदेशों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगी भाजपा जिन प्रदेशों में जो पार्टी सिस्टम है वो थोड़ा स्थिर है, जहां पे 2 या 3 बड़ी पार्टियां हैं। अभी उन प्रदेशों में वो सक्रिय है जहां पे पार्टी सिस्टम थोड़ा बिखरा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। ये बताती है प्रक्रिया कि भाजपा को पता है कि बहुत सी जगहों पर जहां उसने असाधारण नतीजे प्राप्त किए थे, इस चुनाव में नुकसान हो सकता है, विपक्षी शक्तियां उनसे बहुत सारी सीटें छीन सकती हैं। तो वो हर जगह कोशिश कर रही है कि उसका जो नुकसान हो वो न्यूनतम होता चला जाए। जी ठीक है। सुप्रिया जी, अब मैं आपके पास आऊं संजय जी के पास चलने से पहले, क्योंकि आप पहले से बात सुन भी रही हैं। संजय जी थोड़ा सा देर से जुड़े हैं। ये विपक्षी एकता क्या चीज है? अगर विपक्ष को कहें कि बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है और विपक्ष किला फतेह कर लेगा, तो वो कौन सा विपक्ष होगा जो किला फतेह कर लेगा? और ये सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे ज्यादा शिद्दत से रखा जाता है, क्योंकि लोग पूछते हैं भाई नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा। और जैसा अभय जी ने कहा, आप शायद सबसे बेहतर स्थिति में हमें बताने के लिए कि बेंगलोर में क्या होने जा रहा है। आप सबको मेरा नमस्कार, संजय जी को, आपको, अभय जी को और आपके दर्शकों को। ये एक विस्तृत चर्चा है और मुझे अच्छा लगा कि जो लोग बेबाकी से बात करते हैं वो इस मंच पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए हम लड़ किससे रहे हैं। क्या हम सिर्फ मोदी जी से लड़ रहे हैं? क्या हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, और ये मैं फिलोसॉफिकल उससे नहीं कह रही हूं। मुझे लगता है ये लड़ाई उन ताकतों के बीच में है, एक तरफ जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और एक तरफ जो संविधान की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। अब वो धज्जियां कई तरह से उड़ाई जा रही है। वो धज्जियां एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करके उड़ाई जा रही है, वो दलितों के ऊपर अत्याचार करके उड़ाई जा रही है, वो सदन में कोई बहस ना होने दे और सदन के एमपीओ को निलंबित करके उड़ाई जा रही है, वो बेरोजगारी पर चर्चा ना होने पाए तो ध्यान भटकाने पर उड़ाई जा रही है, वो महंगाई टमाटर 160 पर हो जाए और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के मुंह से चूना निकले उस पर उड़ाई जा रही है। वो तब उड़ाई जा रही है जब विपक्ष की सबसे प्रखर, सबसे पुरजोर आवाज को आप षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम करते हैं। तो बहुत तरह से ये धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुझे लगता है ये लड़ाई हमारी बनाम उन ताकतों की है, और जो भी इस देश के संविधान में, जो भी जिनको भी लगता है कि बेरोजगारी या महंगाई या अडानी का महाघोटाला या चीन का अतिक्रमण या जलता हुआ मणिपुर एक मुद्दा है, वो एक तरफ लंबित है और दूसरी तरफ भाजपा है। असलियत यह है कि 9 साल सत्ता में रहने के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने रिपोर्ट कार्ड पर दिखाने के लिए
कोई अचीवमेंट नहीं है और कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री के मैं जितने ज्यादा से ज्यादा भाषण सुन रही हूँ, कल गोरखपुर में और रायपुर में सुना और तेलंगाना में सुना, प्रधानमंत्री इससे ज्यादा बौखलाए हुए, इससे ज्यादा घबराए हुए कभी नहीं लगते। क्योंकि यह भी एक सच है कि जब समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सरकार पिछले सत्र में हमने देखा खुद सदन का अवरोध करने पर आमादा हो जाती है, क्योंकि समूचा विपक्ष खड़े होकर बात कर रहा था जेपीसी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने मूल प्रश्न पूछा कि ये विपक्ष क्या है, विपक्ष उन लोगों का साथ है, उन लोगों की एकजुटता है जो इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि ये देश एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं और उन सबकी अहमियत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई उन लोगों के बीच में, ये लड़ाई प्रखर है और लोगों की आंखें खुल गई हैं। लोग इस लड़ाई में सत्य और सत्याग्रही के बीच की इस लड़ाई में सत्याग्रहियों के साथ खड़े हैं। ये मेरा अपना पुरजोर तरीके से मानना है। जी, ये आप कह रहे हैं सत्य और असत्य की लड़ाई है, लेकिन एक प्रश्न है फिर अभी, क्योंकि विपक्ष की बात हो रही है। अभी अभय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आशंका है कि 250 से ऊपर सीटों पर एक कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। ये कितना हासिल होता हुआ दिख रहा है? खासतौर पे अभी तो विधानसभा चुनाव बहुत जगह होने बाकी हैं, जहां हो रहे हैं वहां और जहां हो चुके हैं वहां भी। क्या कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ इस तरह के समन्वय की स्थिति में आ चुकी है कि कितने लोग कहाँ खड़े हों, कौन खड़ा होगा, किस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, या अभी हमको बहुत सारी एकता दिख रही है, नारे भी दिख रहे हैं, लेकिन नजदीक आते आते जब सीटें बंटने का समय आएगा तो फिर झगड़ा शुरू होगा? और आज की तारीख में कांग्रेस के सामने अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है कि कांग्रेस अपनी जमीन किस हद तक दूसरों के लिए छोड़ेगी। ये सवाल बहुत सालों से कांग्रेस को मथ रहा है और आज अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा जागती हुई और ताकतवर होती हुई दिख रही है, राहुल गांधी जिस अंदाज में निकल रहे हैं और उनको जैसा समर्थन मिल रहा है, वहां ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आप अपनी जमीन कैप्चर करने की, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे या आप इस समय गठबंधन का धर्म निभाएंगे, दूसरों के लिए जगह छोड़ेंगे? देखिए, आपके सवाल के जवाब भी आपके सवाल में ही निहित हैं। आपने कहा गठबंधन का धर्म। 2004 से 14 के बीच में 22 घटक दलों के साथ एक ऐसी सरकार चलाई जिसने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया, हिंदुस्तान को शिक्षा का, इंफॉर्मेशन का, मनरेगा का, खाद्य सुरक्षा के बड़े बड़े रिफॉर्म्स दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 19 घटक दलों जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, जिसमें से पुराने शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जदयू जैसे घटक दल शामिल हैं, वो समझ गए कि भाजपा सबसे पहले अपने घटक दलों को निस्तो नाबूद करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे नेता ने बात कही थी, 31 दिसंबर 2022 को, साल के अंतिम दिन, राहुल जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी दिल्ली में, उसमें प्रेस वार्ता में थी वहां पर, और उन्होंने कहा था कि हम भूमिका अपनी निभाएंगे, हम लचीले हैं, कहीं पर हमें 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे, हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कहीं पर अगर हमें थोड़ा सा दिल मारना होगा हम करेंगे। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर कोई एक विपक्षी पार्टी भाजपा के सामने खड़ी है तो वो कांग्रेस है, और विपक्षी एकता की धुरी भी कांग्रेस को बनना पड़ेगा और कांग्रेस ही बनेगी। इसको आप नकार नहीं सकते। इस पर तमाम चर्चा हो सकती है, इस पर बैठकर जटिल वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि द फल्क्रम ऑफ द ऑपोजिशन यूनिटी will have to be the कांग्रेस पार्टी। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है और मुझे लगता है विपक्ष में भी ये संशय नहीं है। एक बात और है, और क्योंकि आपने राहुल जी की बात करी तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि एक डिस्क्वालिफाइड एमपी scares the living daylights out of the बीजेपी। इतनी घबराती क्यों है भाजपा उनसे? वो डिस्क्वालिफाइड है, वो अयोग्य है। अब वो खेत की रोपा हमारे तो बैठौनी कहते हैं, बैठौनी में भी चले जाते हैं तो भाजपा ही घबरा जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनालिटीज नहीं, ये मुद्दों की बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा, 10 महीने पहले चुनाव के ये बिल्कुल निर्धारित नहीं होता कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। ये सब बहुत सारे नेगोशिएशंस, बहुत सारी आपसी जटिल समस्याओं को सुलझाकर एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात है। मुझे लगता है शुरुआत बहुत सुखद हुई है और आगे के परिणाम भी अच्छे होंगे। ठीक है, आप कह रही हैं शुरुआत बहुत सुखद हुई है। संजय जी, मैं आपके पास आऊं। आम आदमी पार्टी एक वक्त बहुत तेजी से, बहुत जबरदस्त तरीके से, दिल्ली में तो उसने सरकार बनाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसके बाद पंजाब में भी बनाई, लेकिन एक वक्त था जब पूरे देश में लोग उसके समर्थन में खड़े हुए थे। अब वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पोटेंट फोर्स है। और जो अभी सुप्रिया जी ने कहा, धान की बैठौनी इन्होंने कहा, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने आज कार्यक्रम किया कि राहुल गांधी ने धान बो दिया है, राहुल गांधी धान बो रहे हैं।
तो ये धान बोना आप जानते हैं हमारे इलाके में कैसे उसका इस्तेमाल होता है। आप जब आम आदमी पार्टी की तरफ से देखें पहले, और दूसरा आप ऑब्जर्वर के तौर पे भी देखते हैं, विपक्षी एकता, ये विपक्ष क्या चीज है जिसकी एकता होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन विनिंग मशीन को मुकाबला देगा 2024 के इलेक्शन में? देखिए आलोक जी, हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि किस आदमी से हम लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सिद्धांत का कोई मायने नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकता है, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको संविधान में यकीन नहीं, लोकतंत्र में यकीन नहीं, संघीय ढांचे में यकीन नहीं, राजनीतिक दलों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। पहली बात तो हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2014 और 19 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है और उसके कई कारण हैं। महंगाई उसका एक बड़ा कारण है, उसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, 1 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सिद्धांतों का, उसूलों का कोई लेना देना इस पार्टी से नहीं है, ये अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और जो आपने कहा कि विपक्षी एकता में मतभेद, तो देखिए जहां लोकतंत्र होगा वहां तो मतभेद होगा ही होगा। जहां तानाशाही होती है वहां मतभेद नहीं होता है, जहां लोकतंत्र होता है वहां मतभेद होता है। तो अगर कई इकट्ठे सारे दल मिलेंगे तो उन सारे दलों के बीच में मतभेद भी होगा, उनके अपने अपने इश्यूज भी होंगे, लेकिन उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा सभी को, वो चाहे कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। उन सारे पार्टियों को मिलकर एक अपना ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता पूछती है भाई आपके इकट्ठा होने से हमको क्या मिलेगा, हमारे लिए आप क्या सपना लेके आए। अगर तो आपका मकसद सिर्फ ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठा होकर मोदी को हरा के हम भी सत्ता में आ जाए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई इंटरेस्ट होगा। उनको अगर महंगाई का जवाब मिले, उनको बेरोजगारी का जवाब मिले, उनको अडानी के घोटाले का जवाब मिले कि उस पर हम कैसे कार्रवाई करने जा रहे हैं, या जो अभी जिस तरीके से मोदी जी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ कि 3 दिन पहले वही शख्स ये कह रहा है कि साहब 70,000 करोड़ का घोटाला हमने पकड़ लिया एनसीपी का, और कह रहे हैं कि साहब कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला है और खनन घोटाला है और सिंचाई घोटाला है, और उन्हीं लोगों को 3 दिन के बाद आप मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर अपनी पार्टी में शामिल करके, अपने साथ गठबंधन में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो ये जो नया मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, जिसमें सारे दाग चुटकियों में धुले, हत्या कर लें, लूट कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, बड़ी से बड़ी बेईमानी कर लें, तो कुछ भी आपका धुल जाता है। इससे लोग बड़े हैरान हैं कि और देखिए प्रधानमंत्री का साहस कि इतना सब कुछ होने के बावजूद रायपुर में जाके कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की गारंटी देता हूं। तो अब जो उनका जो एक नैतिक आभा मंडल जो था प्रधानमंत्री जी का, जो एक नैतिकता की बात करती थी आरएसएस और बीजेपी, उसका भी चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये सही वक्त है कि सब लोग इकट्ठा होकर इस देश की जनता के साथ खड़े हों और उनके जो सवाल हैं उसका जवाब खोज कर लाए कि हम उनको क्या देना चाहते हैं और क्या उनके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि अगर भाजपा की आप बात करेंगे, एक भी मोर्चे पर सफल नहीं रही है बीजेपी, एक भी मोर्चे पर मोदी जी सफल नहीं रहे। छोड़ दीजिए कि वो काला धन लाए कि नहीं लाए और 15 लाख हर खाते में गया कि नहीं गया। नोटबंदी इतने जोर शोर से लेके आए थे, क्या हुआ उस नोटबंदी का, क्या फायदा हुआ इस देश का। काला कानून किसानों का लेके आए, 1 साल तक पूरे देश में किसान सड़कों पर रहा, क्या फायदा हुआ उसका। बेरोजगारी दूर करने की बात कही, 18 करोड़ नौकरी अब तक मिल जानी थी, क्या हुआ। क्या हुआ किसान के फसल का दाम दोगुना करने का, क्या हुआ 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको मिलना था, क्या हुआ उसका। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस।
हाँ, सिर्फ एक बात प्रधानमंत्री जी की बड़ी खूबसूरती है, या कह लीजिए कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी कला है कि वो अपने झूठ को बहुत अच्छे से बेच लेते हैं। कोई भी चीज इतना जोर जोर से बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल ये कल ही इसको पूरा करने जा रहे हैं, और उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि जिसमें वो कहानी थी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। तोता यही रटता रहता है और जाल में फंस जाता है। तो इस देश की जनता की हालत वही हो गई है। एक बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना फेंकता है, और उस हिंदू मुसलमान के दाने में, उस नफरत के दाने में, उसको चुगने के चक्कर में सब लोग फंस रहे हैं। असली बात यह है। तो इन सारे मुद्दों पर अगर हम स्पष्टता के सामने, पूरी स्पष्टता के साथ देश के सामने आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें मोदी जी को और बीजेपी की मौजूदा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और जितना वो घबराए हुए हैं इस वक्त, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो अजीत पवार का ऑपरेशन उन्होंने किया है वो पटना की मीटिंग की वजह से ही किया है। जिस तरह से वो जीतन मांझी को तोड़ के अपने पास लाने के लिए कवायद किया उन्होंने, तो ये सब उसी के कारण है। तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है मोदी को जवाब देने के लिए और उनकी तानाशाही को जवाब देने के लिए, कि सारे लोग एक साथ आए और देश के सामने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखें कि वो क्या करना चाहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ आए, दो सवाल है मेरे दिमाग में। एक तो पहला, ये आपने जो शुरुआत की, जहां आपने भूमिका बांधी कि हमको सबको समझ लेना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है। अगर 9 साल केंद्र में सरकार चलने के बाद जब चुनाव सामने आ रहा हो, उस वक्त आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे है, तो हम क्या माने, मुकाबला क्या हो रहा है? ये क्या आपको 2014 में समझ में नहीं आया था कि मुकाबला किससे है? 9 साल लग गए ये समझने में, या एक दूसरे को समझाने में? पार्टियां एक दूसरे को समझा रही हैं क्या कि मुकाबला किससे है, या वो जनता को समझा पा रही हैं? ये प्रश्न है। नहीं, मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करने में कहीं कोई बुराई नहीं है कि 2014 में शायद हम लोग ये समझने में कामयाब नहीं रहे कि इनको कैसे जवाब दिया जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। हाँ, उस समय पुलवामा की घटना हुई जिसको इन्होंने उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। दूसरी बात यह है कि जनता को भी ये लगा कि भाई 5 साल इनको अभी मौका मिला है, तो मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए एक मौका इनको और देना चाहिए। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से लोगों ने इनको एक बार फिर मौका दे दिया। लेकिन दूसरी बार मौका देने के बाद भी अभी तक जो इनकी हालत है वो लगातार, बेरोजगारी की बात करें तो 45 वर्षों में सबसे ज्यादा इस देश में बेरोजगारी बढ़ गई। और दूसरा, मैंने जो कहा कि इनके पास एक मजबूत संगठन है, झूठ फैलाने का तंत्र है, व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसका ये सदुपयोग करना जानते हैं। एक झूठ को 10 मिनट के अंदर पूरे देश में पहुंचाने की क्षमता बीजेपी के अंदर है, तो उसको काउंटर करने की क्षमता हम लोगों को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और मैंने ये जो बात कही कि किससे हमारा मुकाबला है ये हमको समझ लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे थे। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग, इनके लिए मुश्किल किसके लिए होती है? जिसको कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, आगे पीछे सोच के चले। जिस व्यक्ति के अंदर ये भय डर है ही नहीं है, तो वो अपने रास्ते पर अगर कुछ भी करके आगे बढ़ना हो तो बढ़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक विपक्ष है जिसकी अपनी विचारधारा है, अलग अलग सोच है, वो तमाम दुविधाओं से घिरा हुआ है। तो उससे निकलने के लिए आपको मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि सबको एक तस्वीर लेके सामने आना पड़ेगा देश के सामने कि मोदी से अच्छा विपक्ष को वोट देना क्यों है, मोदी से बेहतर, बीजेपी से बेहतर विपक्ष को चुनना क्यों है, यह हमें बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे अभी तक मैं देखता हूं कि बीजेपी वाले लगातार पटना की बैठक पे सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं देखो साहब, सारे इकट्ठा हो गए, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए।
तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा छोड़ी है इन्होंने क्या? भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण किया है पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर वाटर घोटाले का आरोप खुद बीजेपी ने लगाया, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जिसके ऊपर शारदा नारदा स्कैम का आरोप खुद बीजेपी ने लगाया, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल दिया। रेड्डी ब्रदर्स हो, येदुरप्पा हो, शिवराज सिंह हो, अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, छगन भुजबल, लंबे नाम है। ये उदाहरण बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। वो जो बात आप कह रहे हैं वो है आजकल बीजेपी। मैं एक बात और खत्म कर दूं। वॉशिंग पाउडर भाजपा का एक विज्ञापन चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। तो जो आप बात खत्म कर लें, जो बात आप कह रहे हैं, उसके बाद में दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग पटना की मीटिंग में थे वो कौन से लोग हैं? लालू यादव जी की सरकार, पहली सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। मुलायम सिंह जी की पहली सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। टीएमसी बीजेपी के साथ रह चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ रह चुकी है। पीडीपी बीजेपी के साथ रह चुकी है। शिवसेना बीजेपी के साथ रह चुकी है। जेडीयू बीजेपी के साथ रह चुकी है। तो कौन सी ऐसी पार्टी बची है जो बीजेपी, डीएमके बीजेपी के साथ रह चुकी है। तो जब तक बीजेपी के साथ आदमी रहता है वो राजा हरिश्चंद्र रहता है, बिल्कुल पवित्र रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। और जैसे ही वो विपक्ष के खेमे में आज चला जाता है, कहते देखो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। तो इसका भी काउंटर हमें करके बताना पड़ेगा कि भाई चाहे अटल जी हो या जनता पार्टी की जो 300 से ज्यादा सीटें, कितनी 350 जो भी सीटें आई थी, उस समय भी तो सारा विपक्ष एक साथ आया था। अलग अलग परिस्थितियां राजनीति में होती हैं। इस देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी जिसमें सीपीएम सीपीआई जनता दल थी और बाहर से उसको बीजेपी समर्थन कर रही थी। तो आज 140 करोड़ के देश में अगर एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है तो उसको गठबंधन की राजनीति में जाना पड़ेगा और विपक्ष को अपने मतभेद को भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा। मौजूदा राजनीति तो यही कहती है, मौजूदा तस्वीर भी यही कहती है। तो एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है विपक्षी एकता को लेके? जो अभी पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, आप लोग क्या पोजीशन ले रहे हैं? आप उसमें शामिल हो रहे हैं तन मन धन के साथ? नहीं, वो एक इशू कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसपे मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम में उस पर डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। पटना की बैठक में जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस का मुद्दा उठाया था, तो उस पर कांग्रेस का जवाब आना अभी बाकी है। और बाकी जहां तक 17-18 की मीटिंग का सवाल है, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का पत्र आया है, तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो अभी मोदी को हटाने के लिए बिल्कुल हम लोग साथ में हैं, बीजेपी को हटाने के लिए बिल्कुल साथ में है। हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। और पार्लियामेंट में भी आप देखते होंगे कि जितना भी मौका मिलता है इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और उस समय हम पार्टियां नहीं देखते, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीआरएस हो चाहे जो भी पार्टी हो, सब विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर विरोध करते हैं। अडानी का इश्यू लेके देख लीजिए आप, 17 पॉलिटिकल पार्टीज ने जेपीसी की मांग की अडानी के महाघोटाले पर, और इतना क्लियर कट घोटाला कि मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। कोई ईडी नहीं जाती, कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं होती। और सीना तान के हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ, और परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग। तो भाई परिवारवाद ठीक है, परिवारवाद बहुत बुरी चीज है। मोदी जी का परिवार क्या है? चाचा अडानी, भाई अडानी, दादा अडानी, सारा कुछ अडानी है उनका। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी, पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी, सड़क अडानी, बिजली अडानी, स्टील अडानी, सीमेंट अडानी, सब कुछ अडानी। तो मोदी जी का तो एक ही व्यक्ति का परिवार है, वो सारा कुछ उसके ऊपर लुटाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको शायद हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने में अब तक उतने सफल नहीं हो पाए हैं। देखिए अभी कांग्रेस को सफलता मिली कर्नाटक में, क्यों मिली? क्योंकि यही तोड़फोड़ का हथकंडा इन्होंने कर्नाटक में अपनाया। और इस बात को आलोक जी लोग पसंद नहीं करते हैं। जो काम इन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार
जी के साथ किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब आम चुनाव होगा महाराष्ट्र की जनता इनके खिलाफ जमकर वोट करेगी। आप इस बात को देख लीजिएगा और उस वक्त आप महसूस करेंगे कि जो ये हथकंडे अपनाते हैं ईडी सीबीआई के जरिए तोड़फोड़ का, उस पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ा था इन्होंने, उसका रिएक्शन देखने को मिला, साफ कर दिया लोगों ने। 40% कमीशन की सरकार, 40% कमीशन की सरकार, वहां कांग्रेस विकल्प के रूप में थी, उनको बम्पर वोटों के साथ जिताया लोगों ने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब ये सही वक्त है कि जब हम जनता को ये बताएं कि दरअसल ये खोखले लोग हैं और इनका ना डेमोक्रेसी में यकीन है, ना फेडरल स्ट्रक्चर में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मतलबी लोग हैं और ये देश को सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए लूटने आए हैं। जी, अभय दुबे जी, जो संजय जी कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने कुछ सवाल उठाए, आपको याद हो तो, कि भारतीय जनता पार्टी किसी मोर्चे पे उसने क्या हासिल किया, ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको सुनते हुए कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इन्होंने 4-5 सवाल पूछे थे, उनमें से हर सवाल के जवाब में वो लगभग 40 मिनट का व्याख्यान दे सकते हैं, और वो लोग देते हैं जब भी आप ये सवाल पूछते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दोनों पक्ष नहीं है, इसलिए शायद चर्चा एकांगी हो जाएगी, लेकिन ऐसे मौकों पे फिर मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा है। नहीं, लेकिन मैंने आनंद जी से कहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता को जरूर बुलाइए, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। तो ये थोड़ा नाइंसाफी होगी कि हम एक तरफा बात बोलते रहे और उनकी तरफ से कोई जवाब ना आए। शायद होता तो अच्छा होता हमारे लिए भी और सुप्रिया जी के लिए भी। आप डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं और भारत के टेलीविजन चैनल मुर्गों की लड़ाई में यकीन रखते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं कि दो पार्टियों के लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद दर्शक को कुछ हासिल नहीं हो पाता। मुर्गों की लड़ाई नहीं रह गई अब, ना 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 ना, मुर्गों की लड़ाई नहीं है। भारत के टीवी चैनल्स अब सिर्फ और सिर्फ चरण चुंबन में यकीन रखते हैं, और सुबह से शाम तक एक ही व्यक्ति की बात दिखाई जाएगी, एक ही पक्ष को बताया जाएगा, और विपक्ष को हमेशा विलेन बन के खड़ा कर दिया जाएगा। भारत के टीवी चैनल्स मणिपुर को नहीं दिखाएंगे और महंगाई को नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल कहूंगी, 100% कहूंगी, क्योंकि वहां से आई हूं, तो मैं सबसे ज्यादा ये बात कह सकती हूँ कि भारत के टीवी चैनल 2 महीने से जलते हुए मणिपुर को नहीं दिखाएंगे। महंगाई 160 रुपए किलो पर टमाटर बिक रहा है। एक शो, रोज हम और संजय जी शोज में जाते हैं, अभी तक महंगाई के एक भी शो में मैं नहीं गई हूं। मणिपुर का एक भी शो में हमें इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि शोज हो ही नहीं रहे। तो भारत का मीडिया मुर्गों की लड़ाई नहीं, भारत का मीडिया पूरी तरह से चरण वंदन कर रहा है। सुनकर जिसको बुरा लगता है मेरी बला से, लेकिन ये सत्य है, आईना दिखाना जरूरी है। तो आप क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हैं कांग्रेस पार्टी की, तो क्या ये बात सच है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू नहीं दूंगा, जो इंटरव्यू देने हैं भारत जोड़ो यात्रा में वो सिर्फ यूट्यूब चैनलों को दिए जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी इस तरह से किसी का भी बॉयकॉट करते हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है कि जब टीवी आपकी हर बात को उल्टा ही दिखाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 4000 किलोमीटर इस देश के एक आदमी ने पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर, और वो ए पॉलिटिकल यात्रा थी। उसमें हर तरह के लोग आए, हर वर्ग के लोग आए, अलग अलग पार्टियों के लोग आए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, आर्मी वाले लोग भी आए, खिलाड़ी भी आए, महिलाएं आए, पुरुष आए, सब बच्चे आए, और वो यात्रा हुई। और वो यात्रा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत बड़ी राजनीति में लकीर खींच दी। उस यात्रा का एक भी शो नहीं हुआ। मैं खूब शोज पर जाती थी उस दौरान, क्योंकि मैं मजबूती से पक्ष रख रही थी। हर बार शो जब हुआ वो भाजपा की यात्रा को बनाई हुई किसी कंट्रोवर्सी को लेकर हुआ। कभी झूठ बोल दिया कि नहीं उन्होंने जूता किसी का बनवा दिया, कभी झूठ बोल दिया कि नहीं वो तो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, कभी झूठ बोल दिया कि जो वो तो चलते ही नहीं है। इस तरह के झूठ बोले गए थे और उस पर शोज हुए। तो अगर ऐसे मीडिया का पर्दाफाश हम लोग नहीं करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला इतिहास, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो जितनी ये सरकार और जितनी ये पार्टी और जितनी फेक न्यूज फैक्ट्री जिम्मेदार है नफरत फैलाने के लिए, जितनी फेक न्यूज फैक्ट्री जिम्मेदार है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, उससे ज्यादा भारत का जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है ध्वस्त मीडिया, उससे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर मीडिया आज चाहे तो सवाल पूछना शुरू कर दे, ये सरकार कहीं जा नहीं सकती है। मीडिया सवाल नहीं पूछता, मीडिया प्रधानमंत्री से पूछता है आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। मीडिया पूछता है बड़े आप उसमें रहते हैं और ऊर्जा रहती है, टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है। और मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि प्रधानमंत्री ने 9 साल के अपने कार्यकाल में एक बार
सिर्फ एक बार सवाल का सामना किया और वो भी व्हाइट हाउस में, और शर्म आती है ये कहते हुए कि लिखित और डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया और अमेरिका की में हमारे देश के दुनिया के सबसे सशक्त कहने वाले लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से प्रोसिक्यूशन पे सवाल पूछा गया, और पूछा गया सवाल कि आपके यहां मीडिया पर इतनी पाबंदियां क्यों हैं, और प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने सही काम किया, जब वो अंदर झांक ही नहीं सकते थे उन्होंने संविधान का हवाला दिया। लेकिन 12 घंटे से कम में हेमंत और विश्व शर्मा ने बराक माय फ्रेंड को हुसैन ओबामा बुलाकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक तरह से धमकी देकर अपनी प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया था उसको प्रतिक्षम किम प्रमाणम करके दिखा दिया। और जो जिस महिला ने WSJ की, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो महिला पत्रकार थी जिसने सवाल पूछा, उसका जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया और जिस तरह से उसको टारगेट करके प्रोसिक्यूशन किया गया, तो दुनिया देख रही है हमारे देश में क्या हो रहा है। ये असलियत है आज मीडिया की भी, ये असलियत है आज देश की भी। हमारे देश का जो मीडिया है वो भाजपा से ये नहीं पूछता कि लखीमपुर के नरसंहार के बाद किस नैतिक अधिकार से अजय मिश्र टेनी, नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता, आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। वो ये नहीं पूछता कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आपका सत्ता पक्ष का संरक्षण। सुप्रिया जी, मुझे लगता है थोड़ा सा ये विषयांतर हो जाएगा, हालांकि मुझे विषयांतर नहीं हो रहा है। मैं क्या आपसे बोलना चाह रही हूँ, आपने 24 पूछा ना, तो 24 के ये भी इश्यूज है कि देश की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड एथलीट्स को सड़कों पर खींचा जा रहा है और सरकार चुप है। तो जो विपक्ष में है वो उसको गलत बोलता है, सरकार उसको बोलती है ये न्याय संगत कार्रवाई है। ये अंतर है, बिल्कुल विषयांतर नहीं है। ये देश की स्थिति है और 24 में इस पे वोट पड़ेगा। ठीक है, अभय दुबे जी, ये तस्वीर आपने देखी है। मैंने जो बात कही थी वो असल में मेरी गलती थी कि विषयांतर का मैंने इतना मौका सुप्रिया जी को दिया, क्योंकि मैंने जिक्र कर दिया नोएडा के मीडिया का। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब में आप सामने देखिए, बड़े बड़े नैरेटिव हैं। जो इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो भी है वो एक व्यवस्था है। और मैंने सुप्रिया जी को यूं कहा कि आप इस पे आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के फ्रंट पे काफी कुछ हासिल कर लिया है। अब वो एक तरफा लड़ाई नहीं रह गई है वहां, जहां की एक पक्ष का बयान आता है और वही फैला रहता है, सामने वाले ऐसा लगता है कि सो रहे हो। तो यहाँ अब इस वक्त दोनों तरफ और कई मोर्चों पे आप देखते हैं कि ये ज्यादा उनको मात देते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद क्या नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो जिस संगठन और जिस विचारधारा को नरेंद्र मोदी फ्रंट कर रहे हैं, जिसके सामने उनका चेहरा है, आपको लगता है कि वो वास्तव में बेचैन है, जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी दिख रही है? ये जो तमाम उदाहरण हैं, अजीत पवार का किस्सा हो या जीतन राम मांझी का किस्सा हो और राज्यों में लोगों को तोड़ने फोड़ने की कोशिशें हैं, इनको आप भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी मानेंगे, विपक्ष के एक होने से घबरा रहे हैं, वो ये मानते हैं आप? या जैसे पुराना कहा जाता है, अभी जिस मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे वहां तो ये मास्टर स्ट्रोक और इनकी बड़ी शानदार स्ट्रेटजी और इलेक्शन विनिंग मशीन का तौर तरीका बताया जाता है इसको। क्या हम इसे बेचैनी मानने की स्थिति में आ गए हैं? माने कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त स्टिकी विकेट पर है, उसको ऐसा लग रहा है कि पैर उखड़ रहे हैं? देखिए, सुप्रिया जी ने मीडिया के बारे में, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो त्रिकोण है उसके बारे में जो कहा, भावना और तथ्य दोनों हिसाब से मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मीडिया पे सारे सवालों को इस तरह पेश किया जाता है, पूरी प्लेट इस तरह सजाई जाती है कि सारी चीजें एक तरफ झुकी हुई होती हैं। मैं रोज इस समस्या का सामना करता हूं किसी न किसी चैनल के ऊपर, और उसका कैसे मुकाबला किया जाए, कटुता पैदा किए बिना, झगड़ा किए बिना, चीखे चिल्लाए बिना अपने तर्क को कैसे दिया जाए विश्वसनीय तरीके से, ये धीरे धीरे मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो ये तो बात तो उनकी बिल्कुल सही है, मीडिया ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं इस बात को थोड़ा हल्के अंदाज में ये कहता हूं कि मीडिया विपक्ष के खिलाफ पिछले 7-8 साल से सुपारी लिए हुए घूम रहा है। वो सत्ता पक्ष से केवल मुंह दिखाई के सवाल पूछता है। मेरे जैसे कुछ व्यक्तियों को बुला लिया जाता है जो कि सरकार के आलोचक माने जाते हैं, ताकि वहां पर उन्हें दिखाई पड़े उन्होंने एक आलोचक को भी बुलाया है। बाकी सारे के सारे लोग, कोई संघ परिवार का विचारक होता है, कोई निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर भाजपा का प्रवक्ता होता है, और चैनल का जो एंकर होता है वो तो भाजपा का प्रवक्ता होता ही होता है। तो चैनल के एंकर बाकायदा संघ के नागपुर स्थित दफ्तर में जाकर वहां जाकर भाषण देने लगे हैं, और किस तरह हम आपके खुले हुए समर्थक हैं, इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। तो अब ये बिल्कुल खुला खेल फरक्कावादी हो गया है। अगर आप इन एंकरों से बातचीत करें तो वो हमेशा आपसे कहेंगे हम तो भाई राष्ट्र के पक्ष में बोलते हैं।
हम तो देश हित देख रहे हैं, जिधर देश हित है उस तरफ देख रहे हैं। और चूंकि देश हित की पूरी ठेकेदारी सरकार के पास है, देश हित की पूरी ठेकेदारी प्रधानमंत्री के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसके समर्थक हो रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है एक समीक्षक के तौर पर बड़े सुव्यवस्थित तरीके से और एक बहुत ही जबरदस्त योजना के साथ में एक फील गुड नैरेटिव चलाया जा रहा है। उस नैरेटिव में मीडिया तो उसमें भागीदार है ही, स्वेच्छा से भागीदार है। ऐसा नहीं है कि सब मीडिया वाले बिक गए, एक स्वेच्छा से भागीदार है। उसके बाद में देश का जो कॉर्पोरेट जगत है वो भी उस पूरी फील गुड नैरेटिव में हिस्सेदारी करता है, और देश की बड़ी बड़ी नौकरशाही जो है, तो ये एक तरह का गठजोड़ है जिसमें नौकरशाही है, कॉर्पोरेट जगत है, मीडिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। ये एक जबरदस्त किस्म का गठजोड़ बना हुआ है। जब तक इस गठजोड़ में कोई दरार नहीं पड़ेगी, वो दरार आम लोग ही, वोटर ही डाल सकते हैं, वोटर ही उस दरार को डाल सकते हैं। जब तक इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी तब तक ये गठजोड़ टूटना बहुत मुश्किल है, इसका हिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये दरार कैसे पड़ेगी और लोग क्यों ये दरार डालने की तरफ जाएंगे? तो उसके दो शर्तें हैं उसकी। पहली शर्त है अंक गणित और दूसरी है केमिस्ट्री। पहली शर्त है मैथमेटिक्स और दूसरी है केमिस्ट्री। चुनाव इन दो बातों से जीता जाता है। पहले आपको अंक गणित अपने पक्ष में करनी पड़ती है। जब एक बार अंक गणित आपके पक्ष में झुक जाती है तब फिर आप अपनी कोशिशों से उसमें केमिस्ट्री पैदा करते हैं, और उस अंक गणित को अपने पक्ष में करने के लिए जरूरी है विपक्ष की एकता, तभी वो अंक गणित बनेगा। अब देखिए, जब कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने एक असाधारण जीत हासिल की तो उस पर प्रतिक्रिया करते हुए ममता बनर्जी ने एक सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था? ममता बनर्जी ने एक इशारा दिया था। वो इशारा ये था, उनका कहना था कि जिसका जहां दबदबा हो भाई उसके खिलाफ मत लड़िए। अच्छा, अब बात तो बिल्कुल सही है, बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठता है व्यवहारिक कि दबदबे को परिभाषित कैसे किया जाएगा? दबदबे को परिभाषित करने का आधार क्या होगा? लोकसभा के चुनाव में पिछले वोट जो मिले थे वो दबदबे को परिभाषित करने का अधिकार होगा। विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दबदबे को परिभाषित करने का आधार होगा। इतिहास होगा, वर्तमान होगा, क्या होगा दबदबे को परिभाषित करने का अधिकार? तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जो अंकगणित, जो मैथमेटिक्स चाहते हैं अपने पक्ष में, उस मैथमेटिक्स को हासिल करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रदेश दर प्रदेश इस दबदबे को परिभाषित करने की कोई फार्मूला बनाए, एक लचीले किस्म का फार्मूला बनाए जो दूसरे प्रदेश में जाकर वहां की परिस्थितियों के मुताबिक काम करे और किसी प्रदेश में जाकर वहां की परिस्थितियों के मुताबिक काम करे। जब तक, और बंगलौर में मुझे लगता ही है, वैसे सुप्रिया जी बताएंगे, संजय जी बताएंगे कि बंगलौर में क्या होगा। मुझे लगता है कि बंगलौर में या तो ये होगा या फिर ये करना चाहिए। बंगलौर में नहीं करेंगे तो किसी अगले कॉन्क्लेव में ही करेंगे। यही करने लायक काम है। इस पे तो कोई मतभेद है ही नहीं कि विपक्ष की एकता होनी चाहिए। भाई, भाजपा अपने कैचमेंट एरिया में, अपने प्रभाव क्षेत्र में, जहां उसको 45 से 50% वोट मिलता है, वहां भी एक वोट अगर भाजपा को मिलता है तो एक वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, हिंदुओं का। भाजपा को जो वोट मिलता है वो पूरा उसको मिल जाता है, जो खिलाफ मिलता है वो बिखर जाता है। सवाल ये है कि वो पूरा भी खिलाफ कैसे खड़ा रहा है भाजपा के खिलाफ? ये एक बहुत बड़ी चुनौती। आखिरकार भाई, पहली बार तो 31% वोट पे पूर्ण बहुमत मिल गया था, दूसरी बार 37% वोट। कांग्रेस जब अपने शिखर पे थी, यानी कांग्रेस जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी, तब कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा वोट मिलते थे। कांग्रेस को 45% तक वोट मिलते थे। कांग्रेस को इतने कम वोटों से कभी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भाजपा ने विपक्ष के बिखराव के कारण, उसके खिलाफ जो वोट पड़ते हैं उसके बिखराव के कारण बहुत कम वोटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, एक बार नहीं 2 बार। और विपक्ष इसको रोक पाने में असमर्थ है, अभी तक असमर्थ रहा है। कम से कम इस बार एक व्यवस्थित कोशिश होती दिखाई देती है, जिससे एक उम्मीद बनती है कि इतनी, कहने के लिए बहुमत की सरकार है, मतों की दृष्टि से देखा जाए तो अल्पमत की सरकार है। तो इस अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बनने से रोकने के लिए विपक्ष को वो कसौटी ईजाद करनी पड़ेगी, वो कसौटी गढ़नी पड़ेगी जिसके आधार पर वह उसे अंकगणित हासिल हो, जिसको आगे चल के केमिस्ट्री में बदल जाए। देखिए, जैसे ही 250-300 या उससे ज्यादा सीटों के ऊपर भाजपा के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा हुआ, वैसे ही वो केमिस्ट्री पहली बार, भाजपा विरोधी केमिस्ट्री सारे देश में बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी हम उसे कल्पित नहीं कर पा रहे हैं।
अभी हमसे पूछा जाए तो शायद हम उसकी नक्शा-नवीसी ना कर पाए। ये जो बात आप कह रहे हैं अभय जी, यहाँ तक अगर पहुंच गए तो उसके बाद तो मुझे उसके लगता है बाद फिर वो केमिस्ट्री बननी शुरू कर। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की सरकार के खिलाफ, वो एंटी इनकम्बेंसी भी स्नोबॉल होगी, वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। वो तभी बढ़ पाएगी तेजी के साथ में जबकि वोटर, लोकसभा के वोटर को, विधानसभा के वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोकसभा का वोटर है उसको विश्वास हो कि जिसको वो वोट दे रहा है उसका पार्टी, उसका नेता या उसका गठजोड़ केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत में आएगा। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो अच्छे अच्छे नेता जो लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं, जिनकी पार्टियां जीत जाती हैं, लोग विधानसभा चुनाव में जिनकी पार्टियां जीत जाती हैं, लोकसभा चुनाव में वो धूल घुसरित होंगे, क्योंकि वोटर हर चुनाव के बारे में अलग तरीके से सोचता है। वो पंचायत चुनाव में अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा में अलग तरीके से सोचता है, लोकसभा में अलग तरीके से सोचता है। तो उसको अपने पक्ष में सोचने के लिए झुकाना, इधर लाना, अपनी तरफ खींचना, उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में एक नजारा बने कि भाजपा इतनी सीटों के ऊपर, 300 से ज्यादा सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है। फिर वो केमिस्ट्री बनेगी जो चुनाव जीतने के लिए अनिवार्य होती है। जो आप जहां ले गए अभय जी, और अब मैं इस पे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो संजय जी और सुप्रिया जी दोनों की टिप्पणी चाहता हूं। अगर 250 से 300 सीटों पर एक उम्मीदवार खड़ा दिख गया तो उसके बाद तो आप केमिस्ट्री कह रहे हैं, मुझे लगता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र सब कुछ बन जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि 250 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, ये परिस्थिति आएगी कैसे? वो अंकगणित जोड़ने की स्थिति कैसे आएगी? इस पे आप दोनों की मैं एक एक टिप्पणी चाहता हूं। उसके बाद आनंद जी से आग्रह है, जो बैक स्टेज पर कहीं हैं, क्योंकि वो समय हो जाएगा तो वो वापस आएंगे और इसको कंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुप्रिया जी, पहले आप। ये 250 सीटों पर एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने, ये इसका ब्लूप्रिंट बेंगलोर में बनने लगेगा, बन जाएगा नहीं कह रहा हूं, बनना शुरू होगा। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कहीं पर फ्रेंडली फाइट्स होंगी, कहीं पर आपने जैसे कहा कि एक उम्मीदवार होगा, कहीं पर देखा जाएगा समीकरण क्या बनते हैं। पूरे हिंदुस्तान में के लिए एक खाका नहीं बन सकता है। दे कैन नॉट बी वन ब्लूप्रिंट कि सारा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर राज्य में एक स्ट्रैटेजी बन जाए। हर राज्य की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, हर राज्य की चीजें डिफरेंट होगी। मुझे लगता है एक मोटे तौर पर यह सहमति है विपक्ष में कि मिलकर इन ताकतों को हराना है और हम फिर दोबारा से आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी अगर देश को, संविधान को, वंचित शोषित समाज को बचाना है, लोगों के हक और हुकूक को बचाना है, तो पहले इस तरह की ताकतों को, मुझे लगता है मैं इसको देश विरोधी ताकत बुलाती हूँ, देश विरोधी नफरत फैलाने वाली ताकतों को रोकना है और मोहब्बत से बात करनी लोगों से। तो मुझे लगता है एक मोटे तौर पर वो है, उसको मैं ब्लूप्रिंट मानती हूँ। मुझे लगता है कि एक जो फॉर्मूला आपने बताया, मैं उसको ब्लूप्रिंट मान के नहीं चलूंगी। बहुत सारी चीजें व्यवहारिक पॉलिटिक्स में अलग होती हैं और यहाँ पर आराम से बात करने के लिए डिस्कशन अलग होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक मोटे तौर पर सहमति है, और मोटे तौर पर सहमति यह है कि संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोपरि है, जो संविधान में निहित है। अगर उससे अलग हटके कुछ हो रहा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, शोषित वंचित लोग हों, आदिवासी हों, अनुसूचित जनजाति के हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकना सबसे पहले जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा को भी समझ में आ रहा है, अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन अदरवाइज प्रधानमंत्री के जो 2 या 3 भाषण अभी तक चुनावी हुए हैं, जो उन्होंने बिगुल बजाने की कोशिश करी है, वो होते नहीं। आज प्रधानमंत्री नोटबंदी भी प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे, वंदे भारत को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री देंगे, हर चीज इस देश में प्रधानमंत्री करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आता कि जब बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, आप वहां जाते हैं, तो मणिपुर भी आपसे अपेक्षा रखता है आने की, लेकिन आप एक शांति की अपील नहीं करते। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर, जहां पर 135 लोगों की मौत हो चुकी है? तो मुझे लगता है ये डर भाजपा में भी है। और 9 साल बाद अभी भी वो वही करप्शन, आप 9 साल से सत्ता में थे, डाल देते सब कुछ जेल में जिसने करप्शन किया था। यहां पर आकर मूर्खता की बातें करना और यहां पर आकर रैलीज में बैठकर पानी पी कर कोसना, 12 घंटे बाद उनसे गले मिलकर सरकार बना लेना, ये आपका ढोंग और आपका पाखंड दिखाता है और लोग समझते हैं।
मुझे लगता है समीकरण, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब एक तरफ हो जाता है। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता मन बना लेती है, वो बड़े बड़े हुक्मरानों को बाहर करती है और तख्त पलट देती है। आप म्यूट पे हैं आलोक जी। संजय जी, सुप्रिया जी कह रही हैं जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े हुक्मरानों को वो उठाकर वो कहते हैं जब दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो वो परिस्थिति आने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जनता उठेगी? इस वक्त तो जो परिस्थिति है उसमें तो जनता को उठाना पड़ेगा। जनता को उठाने के लिए आपने एक बाकायदा लिस्ट बताई कि कौन कौन से मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर एक साझा अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई अंडरस्टैंडिंग कि अब हम कौन सा मुद्दा उठाएंगे और हम उठाएंगे और सब उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आपने अडानी कांड का जिक्र किया। पवार साहब ने अडानी कांड पे उस वक्त ही पानी डाल दिया था कि उन्होंने कहा साहब इसमें जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, और अब पवार साहब की अपनी पार्टी का कांड हो गया। ये इस तरह के किस्से आते रहते हैं। तो जो मुद्दे हैं जिनको मुद्दा कहा जाता है, वो मुद्दे क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं, और क्यों उनके बजाय जिन मुद्दों को सामने नहीं आना चाहिए वो मुद्दे आज भी हवा में छाए हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आलोक जी। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दो तरह की विचारधारा है, एक कट्टरता वाली विचारधारा और एक कार्यक्रम वाली विचारधारा। एक विचारधारा जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो कट्टरता में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो भाईचारा बनाने में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो भाईचारे को बिगाड़ने में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो अमन और शांति के लिए काम करती है, और दूसरी विचारधारा है जो चाहती है कि पूरा देश हमेशा डिस्टर्ब रहे, उसी में उनका फायदा है। तो दो तरह की विचारधारा है, ये तो हमें स्वीकार करना होगा, और मैं खुलकर इस बात को आपके सामने कह रहा हूं। हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत हो ना हो। कट्टरता की विचारधारा में मजा बहुत आता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर पढ़े लिखे लोगों को मजा आता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। आप उनकी डिग्री देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कोई पीएचडी है, कोई कुछ है। लेकिन जब उनकी बातचीत का स्तर देखेंगे आप, और उनके मन की नफरत देखेंगे, तो आपको शर्म आएगी कि किस तरह से आज की तारीख में कट्टरता की विचारधारा का विस्तार न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है। और इस तरह से किया जा रहा है कि पुराने जो दोस्तों के ग्रुप बने हैं उसमें झगड़े हो जाते हैं, परिवारों के अंदर झगड़े हो जाते हैं, और ये एक विचित्र सी स्थिति है कि लोगों को इसमें मजा आता है, और इसके कारण से लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना वो पेट्रोल सोचते हैं, ना डीजल सोचते हैं, ना महंगाई सोचते हैं, ना अशिक्षा सोचते हैं, ना बेरोजगारी सोचते हैं। चुनाव आता है तो वही हिंदू मुसलमान, वही कट्टरता की विचारधारा, उसके चक्कर में फंस के अपना वोट करके आ जाते हैं। और तो इसमें तो बीजेपी को महारत है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी महारत है। वो एक अजीब इंसान है जो नवाज शरीफ को गले भी लगा सकते हैं, और दुबई के शेखों को भी गले लगा सकते हैं, मिस्र की मस्जिद में वो जाकर मौलाना को भी गले लगा सकते हैं, लेकिन भारत में आते ही वो तुरंत कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये उनकी एक अद्भुत उनके अंदर क्षमता है, और अद्भुत उनके राजनीति करने का तरीका है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, कि कट्टरता की विचारधारा से पूरी दुनिया को कुछ नहीं हासिल हुआ। आप हिटलर की जर्मनी को उठा के देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान है, उसकी हालत देख लीजिए। वहां तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है ना, मुसलमान मुसलमान ही है। कोई मस्जिद में बम फोड़ता है, कोई एक दूसरे को मारने काटने में लगे हो, क्योंकि एक कट्टरता की विचारधारा को वहां बड़े खुशी के साथ लोगों ने बढ़ने दिया, और इस पे गर्व किया कि हाँ देखिए ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। आप अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, उसामा बिन लादेन के समय में क्या क्या नहीं हुआ, और क्या हालत है महिलाओं की, सीरिया की हालत हो, इराक की हालत हो। तो जब भी आप बात करेंगे कट्टरता वाली विचारधारा में, तो उसमें मिर्च मसाले में मजा बहुत आता है। एक कार्यक्रम, अभी आप मीडिया का जिक्र कर रहे थे ना आलोक जी, एक कार्यक्रम में हमारे साथ अभय जी मौजूद थे, और सुप्रिया जी भी अभी मीडिया का जिक्र कर रही थी। अभय जी मौजूद थे, वो गवाह है इस बात के, और इसलिए मैं आज उसका जिक्र करना चाहूंगा। एंकर ने मुझसे पूछा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं?
तो मैंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो वो चुप हो गए। तो मैंने कहा कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आपका सवाल गैर संवैधानिक है। तो वहां अभय जी बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि ये सवाल ही आपका गैर संवैधानिक है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो हमारा और अभय जी का वो हिस्सा काट दिया गया, दिखाया तक नहीं गया, क्योंकि इस सवाल में वो फंस रहे थे। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो अपने कट्टरता की विचारधारा को फैलाने में अब तक कामयाब रहे, लेकिन लोग झेलते झेलते परेशान होते होते, नोटबंदी हो, फिर किसानों का मसला हो, फिर महंगाई हो, फिर जो है बेरोजगारी हो, किसानों का मामला हो, तो एक तरीके से टूट चुके हैं। अब वो एकदम से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि किस मुंह से इन लोगों का साथ दें। अच्छा, जिस नैतिकता और ईमानदारी का ढोल पीटते थे उस पे भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो इसलिए अब आज की तारीख में बीजेपी का सपोर्टर हो, वोटर हो, वो थोड़ा निराश है, हताश है, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। तो ये सही वक्त है कि हम उनके सामने ये कह सकते हैं कि भाई, ये कट्टरता और नफरत की विचारधारा से अलग भी इस देश के अंदर एक विचारधारा है जो आपके लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं लेके आई है। और मैं दिल्ली के संबंध में बात कह सकता हूँ, और हिमाचल और कर्नाटक में भी वो प्रयोग कांग्रेस ने किया कि ये नफरत की विचारधारा को मारने के लिए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को मारने के लिए जब आप लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ योजना लेके आते हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलता है। जैसे पंजाब में मैं कहूं तो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा बहुत कारगर रहा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को उसी तरह का वादा बहुत कारगर रहा, इनके पक्ष में रहा। ओपीएस का वादा इन्होंने हिमाचल में किया, हमने पंजाब में किया। तो कुछ ठोस बातें, कुछ ठोस घोषणाएं अगर आप करके सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का कैंपेन इस वक्त ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, इनको एक बेनिफिट और मिला है। वो बेनिफिट क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं कि रोअंधा प्रधानमंत्री, अगर आप इनको कुछ बोल दीजिए तो रोने के लिए तैयार बैठे रहते हैं बेचारे। अगर कोई टिप्पणी आपने इनके खिलाफ कर दी तो पूरे देश में रोएंगे कि देखिए, हमको तो ऐसा कह दिया, मैं तो बड़ा निरीह प्राणी हूं, मैं तो बहुत ही सीधा हूं और आपके बीच का हूं, और ये देखिए हमें गालियां दे रहे हैं, मैं तो पता नहीं कितनी किलो गाली खा के सोता हूं, पता कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो उनका तरीका है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक फायदा कांग्रेस पार्टी के हक में ये जाता है कि अब वो रोने धोने वाला काम, रोअंधा काम जो उनका होता था, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक वंचित समाज से आते हैं, तो उनके सामने वो सब नहीं चल पाता कि मैं भी तो नीच हूं जी, वो फलाना हूं, वो सब जो उनका तरीका है, वो उससे, अभी जैसे मैंने कर्नाटक के चुनाव में देखा कि किसी उदाहरण के संबंध में उन्होंने कहा कि जहरीला सांप या कुछ बोला उन्होंने। अगर यही स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर या राहुल गांधी या किसी और प्रियंका गांधी ने दिया होता तो निश्चित रूप से पूरा चुनाव जो है वो उसी के इर्द गिर्द घुमाते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते और एक बड़ा मैसेज वो देते हैं कि भाई, वो इस बात को कहते भी हैं, कई बार मैंने पार्लियामेंट में भी सुना है कि भाई, वो अपने आप को तो, तुम तो आए 2002 के बाद ओबीसी की कैटेगरी में, मैंने तो वो दंश झेला है जो आज भी देश के लोग झेल रहे हैं कि गुजरात में एक बच्चे ने गेंद छू लिया तो उसका अंगूठा काट दिया गया, और अभी घोड़ी पे चढ़ने के लिए सीआरपीएफ के जवान को पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ा, और टीकमगढ़ में गोलियां चली। तो ये हालत है। तो ये सही वक्त है कि एक ठोस कार्यक्रम, 2-4 प्रमुख चीजें हम लोगों के दिमाग में सिंक कराएं और बताएं कि भाई, हम आएंगे तो ये करेंगे, जिससे कि वो इस हिंदू मुसलमान की जकड़ से बाहर निकले, क्योंकि असली जकड़ तो यही है जिसके अंदर सारे लोग जकड़े हुए हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे जिनको आप उनकी डिग्री देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन उनके बातचीत का स्तर देखेंगे तो आपको रुलाई भी आएगी और हंसी भी आएगी। ये सुप्रिया जी, आपकी परमिशन से एक बात और मैं खत्म कर लूं कि जो आपने 250 सीटों का आंकड़ा कहा, मैं समझता हूं कि वो संख्या आपकी कम से कम
350 सीटों के लिए तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 250 सीटों पे एक के खिलाफ एक लड़ेंगे तो 250 की 250 सारी जीत जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको 272 का आंकड़ा पार करना है तो कम से कम 350 सीटों पर आपकी ऐसी योजना होनी चाहिए। लगभग 200 सीटें आप लड़िए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन 350 सीटों पर ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार और एक प्रत्याशी उतरे, तब उसके सही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली में 4 सीटों पे एक उम्मीदवार की स्थिति आपको दिख रही है? अभी आपने ये सवाल आपका जल्दबाजी का है, थोड़ा नहीं ठीक है, मैं उसका जवाब नहीं चाहता हूं, मैंने सिर्फ वो टिप्पणी मान लीजिए उसे। सुप्रिया जी, आलोक जी, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, सारी चर्चा कर रहे हैं कि हम ये करना चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं, ये डर तो आरएसएस में भी है। आरएसएस भी कह रही है ना मोदी के नाम पर ना हिंदुत्व अकेले पर चुनाव लड़ा जा सकता है और चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि देश की स्थिति बड़ी बदहाल है। अगर 83% इस देश की जो आमदनी है वो कम हो गई है, तो महंगाई से वाकई में लोगों की कमर टूट रही है, बेरोजगारी का बहुत कहर बरप रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राह मोदी जी के लिए आसान है, इसीलिए अब उन्होंने फिर से वही बीन बजाना शुरू किया है करप्शन का। उस बीन का एक ही जवाब है, अब ये झुंझुना चलेगा नहीं, 10 साल सत्ता में आपने निकाल दिए। एक और छोटी सी बात कहूंगी, आज की ही बात है। एक फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने कोई एक टिप्पणी कर दी, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत जरूरी है एजुकेशन। अब एक ही व्यक्ति, एक ही वर्ग विशेष इससे क्यों नाराज हो गया, इतना आफत हो गई कि उसको माफी मांगनी पड़ी कि नहीं मैंने तो किसी के लिए नहीं कहा था, मैं क्षमा चाहता। किससे क्षमा मांगी जा रही है? हर बार गाली, हर बार बात एक ही व्यक्ति को क्यों लगती है जब बिना नाम के कही जाती है? ये कौन से लोग हैं जो इतने थिन स्किन? और क्यों भाई, किसी को भी कहा जा सकता है, ये हो सकता है संजय सिंह या मेरे लिए कही गई हो बात। ये एक ही व्यक्ति, ये जो रोने की बात है ये कर्नाटक में हुई, और मैं संजय जी की बात से सहमत हूं एक हद तक कि बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे जी शोषित वंचित समाज से आते हैं, 10,000 डेलीगेट्स के चुने हुए अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं उसमें यह भी कहूंगी कि कांग्रेस ने भी अब, जिसको कहते हैं कि हम पहले हमारी शालीनता को हमारी कमजोरी मत समझिए, उन्होंने कहा मैंने फलानी 91 गालियां मुझे दी। प्रियंका गांधी ने एक स्पीच दी अगले दिन और कहा कि मेरे परिवार को आपके और आपके लोगों ने जो जो कहा, अगर वो मैं बोलना शुरू कर दूं तो किताब भर जाएगी। जिस प्रधानमंत्री ने एक वैधव्य झेलती हुई हमारी पूर्व अध्यक्षा को, कांग्रेस की विधवा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, उनको अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें बोलना। उन्होंने आतंकवाद पर कांग्रेस को घेरा, प्रियंका गांधी ने उसी दिन कहा हाँ आतंकवाद से है हमारा नाता, मेरे पिता को और मेरी दादी की शहादत आतंकवाद के कारण हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके गेम में उनको जवाब देना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब डर कर सहम कर रहने का वक्त नहीं है। और मुझे थोड़ा सा दुख, आज मैं इस पर आगे भी चर्चा करूंगी सोशल मीडिया पर, मुझे इस बात का दुख है कि आज इस देश में एक फिल्म एक्ट्रेस बिना किसी का नाम लिए अगर कुछ कहती है तो माफी मांगनी पड़ती है। अरे ये बड़े बड़े लोग पेट्रोल पर हम अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देते हैं, साइकिल से चलेंगे, फलाना कुछ और जोक क्रैक करता था। ये कहां, इन लोगों को क्या हो गया है, क्यों सांप सूंघ गया है? अगर आप एक तानाशाह के सामने डटकर खड़े हो जाइएगा तो आपको कोई डरा नहीं सकता। ये इस देश के लोग समझते हैं। इस देश का प्रबुद्ध वर्ग और इन्फ्लुएंसर्स, जो इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको भी ये समझने की जरूरत है। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि तानाशाह सबसे ज्यादा डरा हुआ आदमी होता है। जी संजय जी, समय पूरा जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये आखिरी सेशन है इसलिए थोड़ी सी लिबर्टी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना संक्षिप्त में रख सकें उतना रखें, क्योंकि अब अभय जी को भी नींद आने लगी है और आप और सुप्रिया जी भी बहुत सुबह से काम शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये लग्जरी है कि मैं देर तक सो सकता हूँ। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि ये जो डिग्री पूछने का अपराध है उसका अपराध मैं भी कर चुका हूँ। मैं गुजरात में मुकदमे झेल रहा हूँ इसके लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था। अरे आप तो नाम लेकर कर रहे थे, यहाँ पर तो बिना नाम लिए लोग माफी मांग रहे हैं। माफी मांगनी पड़ती है। अभय जी, आप क्या एक कंक्लूडिंग टिप्पणी करना चाहेंगे? समय हालांकि बहुत हो चुका है। आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। चर्चा कर रहे हैं, मैं फिर से एक बात जरूर कहूंगा कि जिस चीज को, जिस शय को हम लोग जनता कहते हैं, वो समुदायों के रूप में परिभाषित होती है। इसीलिए मैं इस देश को समुदायों का लोकतंत्र कहता हूं, जातियों का लोकतंत्र में नहीं कहता हूं। देखिए, जाट है मान लीजिए,
4 प्रदेशों के जाट 4 जगह 4 तरह से वोट देते हैं, वो एक जगह वोट नहीं देते। 2 प्रदेशों के 3 प्रदेशों के यादव 3 तरीके से वोट देते हैं। जातियों का नहीं, समुदायों का लोकतंत्र है। अगर हम भारतीय जनता, अगर हम जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसको थोड़ा सा एक तरफ रख कर अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि कौन कौन से समुदाय अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए हैं। यहां तक कि उनमें से कुछ समुदायों को तो भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ने अपमानित भी किया, तंग भी किया, धमकाया भी 5 साल तक। उसके बावजूद भी, नाराजगी के बावजूद अंततः उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। तो ये एक समस्या है। मतलब जो है कुछ बड़े बड़े समुदाय भाजपा के जेबी वोटर हो गए हैं। वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, उनको उसकी जेब से कैसे निकाला जाएगा। ये शायद विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती। इस तरह की बहुत सी युक्तियां, बहुत सी रणनीतियां व्यवहारिक राजनीति के जरिए सामने आती है। संजय जी ने अभी कहा कि हमें कोई ठोस वो देने पड़ेंगे, सुप्रिया जी ने भी बहुत सी इस तरह की बातें कही। तो मैं मानता हूं कि मेरी ये औकात नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को बता सकूं कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, वो हमसे मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊंगा वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो वो लोग तो खोज ही लेंगे। बस यही है कि ये सही, ये देखो ये मौका ऐसा है, अगर इस बार आपने भाजपा को नहीं हराया, मैं विपक्ष के 2 नेता यहाँ बैठे हुए हैं और वो दूसरे विपक्ष के नेताओं से बहुत बात भी करते होंगे। मेरा अनुरोध है, इस बार अगर आपने 2024 में बीजेपी को नहीं हराया तो इसके बाद उसको हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो लोग परिसीमन करेंगे, वो लोग दक्षिण भारत की आबादी, उत्तर भारत की आबादी, वो सब मामला मुझे पता है। उसमें और भी ज्यादा दिक्कत, उनका जो कैचमेंट एरिया है, उनका प्रभाव क्षेत्र है, उसमें वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर संसद का पूरा संख्यात्मक किरदार बदल जाएगा। 2024 ही वो वाटरलू है जहां पर कुछ होना चाहिए। अगर नहीं हो पाया, अगर आप चूक गए, तो फिर आगे जाके और भी बहुत मुश्किल होगी। जी, तो एक तरफ ये दिख रहा है कि विपक्ष को मौका दिख रहा है। संजय जी ने कहा था कि ये वक्त अब है, इसके लिए सही वक्त है कि विपक्षी एकता हो जाए, इस सरकार को हराया जाए। मैं तो बिजनेस जर्नलिस्ट रहा हूं, तो वहां कहा जाता है कि साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा वक्त क्या था अब से 40 साल पहले, और सेकंड बेस्ट टाइम क्या है, आज। आज और अब, इससे अच्छा कोई वक्त नहीं होता है किसी भी अच्छे काम के लिए। विपक्ष को भी अगर आज भी समझ में आ गया और वो आज भी इस काम में लग जाए कि हमको एक होकर लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनौतियां और परेशानियां दिख रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ जो अभी अभय जी ने कहा, एक बड़ी संख्या इस देश में ऐसे लोगों की है जो सारी बात आपकी सुनते हैं और उसके बाद सिरे लाते हैं और उसके बाद आखिर में कहते हैं वो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो क्या आप इस नैरेटिव को बदलने की स्थिति में आएंगे? ये बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अगर आप इस बीड़े को उठा रहे हैं विपक्षी दल एक साथ मिलकर, तभी वो अब मंजिल हासिल करने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। वक्त इतना नहीं है ज्यादा, लेकिन वक्त बहुत चाहिए नहीं होता है। हम इस देश में इतिहास में देख चुके हैं कि चुनावी नतीजा ऐसा नहीं है कि आप 5 साल, आज चुनाव होने के बाद 5 साल तैयारी करें इससे नतीजा तय होगा। नतीजा कई बार 15 दिनों के अंदर बदल जाता है। तो वो जिसको कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है। अब सिर्फ विपक्ष को एक्ट करना है, वो पार्टियां साथ जुड़नी हैं और उनको ये तय करना है कि हमें ये चुनाव लड़ना है, मुकाबला करना है या नहीं करना है। आपने अगर तय कर लिया, और तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभय जी कह रहे हैं बात सही है। वो तो कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा। आम धारणा इस वक्त ये है, जो भी थोड़ा बहुत विचार करता है उसकी, कि अगर इस बार का चुनाव विपक्ष नहीं जीता और ये जो सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान है वो नहीं हारा, तो अगली बार चुनाव होगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कैसे होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो बात की बात है। अब इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। उम्मीद थी कि आनंद जी वापस आएंगे, कंक्लूड करेंगे। 12 घंटे का टॉकेथॉन चलाया उन्होंने, लेकिन अब आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए और दर्शकों का जिन्होंने इसको देखा। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए। आ गए हैं आनंद जी। आनंद जी, अब आप अगर पूरे आयोजन को कंक्लूड करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके 50 से ज्यादा गेस्ट स्पीकर थे। सुबह 12 बजे से अभी सुबह 10 से अभी 10 बज रहे हैं, 12 घंटे हो गए हैं। बहुत से दर्शक साथ लगे रहे और शायद यही ऊर्जा दे देते हैं कि इतने दर्शक गंभीर विषयों पे अगर सुनने को तैयार हैं, तो इसका मतलब अपने को भी ताकत मिलती है कि नहीं, देश इस समय तैयार हो रहा है। मैं एक ही टिप्पणी और करूंगा, जो आज काजोल जी ने, शायद वो नायिका, उन्होंने ही वो
बात कही थी कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, लेकिन मैं एक आदमी की दाद देता हूं, एक और मेरे ख्याल में है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे कोई परिवार वाला व्यक्ति बैठना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार नहीं रहता तो आदमी बहुत सी समस्याएं जानता ही नहीं। तो शायद मुझे भी ये लगता है कि मैं अपनी बात कर लूं कम से कम सार्वजनिक रूप से, शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ी, बच्चों के बाद और बढ़ी, और मैं अपनी मैच्योरिटी को आज परिवार होने की वजह से ज्यादा ठीक से समझता हूं बनिस्बत उस एक मैं जब शादीशुदा नहीं था उस समय मेरी जिम्मेदारियां और मैं उस मैच्योरिटी में नहीं था। तो लालू यादव की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि देश के सर्वोच्च पद पे इस तरह के लोग होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इन दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे स्वीकार किया आना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।